नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती थी और उसका आयोजन किया गया जहां पर उनका स्टैचू लगा हुआ है, संसद भवन के नजदीक ही लगा हुआ है, पार्लियामेंट एनेक्सी के बिल्कुल पीछे की ओर मान लीजिए। वहां पर राजेंद्र प्रसाद चिंतन समिति की ओर से इसका आयोजन, जो कि वर्ष 1965 से लगातार करते आ रहे हैं, उनका आयोजन। और हमने बात की राजेंद्र प्रसाद चिंतन समिति के अध्यक्ष आर.के. शर्मा जी से। हमने पूछना चाहा कि आज के समय में, आज के युवाओं के जीवन के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन की महत्ता, आज के युवाओं के लिए उनकी सादगी। हम आप ये देखिए कि राजेंद्र बाबू 12 साल राष्ट्रपति रहे और उन्होंने अपना अलग किचन चलाया। ऐसी उनकी सादगी थी। आज कोई सादगी की बात नेताओं में नहीं है। लेकिन सर, क्या आप आज के युवा से सादगी की उम्मीद करते हैं? मैंने इसीलिए पूछा कि डॉक्टर साहब के महत्ता आज के युवाओं में तो क्योंकि आज का युवा कहीं ना कहीं देख दिखावा चकाचौंध की तरफ भाग रहा है, तो सादगी की उम्मीद कैसे कर पाएंगे सर? आज करना चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से सादगी भी अपनाए। हाँ, ठीक सर, हम इसीलिए ये जो हम राजेंद्र चिंतन समिति ये जो हर साल जन्मदिन मना रही है, उससे इसका पर्पस ही ये है कि हम युवाओं में उनके संस्कार डाल सकें। जो ये आजकल राजनीति जो एकदम बिल्कुल ही बदल गई है, दिन और रात हो गई है। पहले जो थे ये नेता, उनमें और अब में आप भी जानते हो दिन और रात का अंतर है। सारे संस्कार उनकी जब 12 साल संस्कार खत्म हो गया है सबका। कि 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो केंद्र सरकार बनी थी उस समय, आजादी से पहले, उसमें वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। उसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा आर.के. शर्मा जी ने कि भाई वो होते तो इस समय नेचुरली बड़ी आसानी से शायद इस प्रकार की या तो समस्या होती ही नहीं, और अगर होती तो उसका बहुत आसानी से समाधान निकाल लेते। ये उनका एक स्वभाव का एक गुण था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। आज आप क्या समझते हैं कि जो आज समस्या किसानों की चल रही है, यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज के समय में होते, क्योंकि उस समय फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो क्या वो आसानी से टैकल कर चुके होते? कर सकते थे जी। उनमें बुद्धि कौशल ऐसा था जी जो समस्या का समाधान कर देते। आज के समय में जिस प्रकार इस आंदोलन को खालिस्तान और बाकी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, खालिस्तान समर्थक से, क्या आप समझते हैं कि यह उचित है किसी भी अलगाववादी ताकत से हमारे किसानों को जोड़ना? नहीं, गलत है। ठीक, धन्यवाद। मैंने कहीं सुना नहीं, पढ़ा भी था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन के अंदर भी स्वयं जो उनकी धर्मपत्नी थी वो अपना खाना स्वयं बनाती थी या परिवार का, और पर्दा भी करे होती थी और कहते थे छुट्टी रहती थी, तो उस समय की जो भी परंपरा है। चलिए, नमस्कार इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज की जयंती पर बारंबार नमन करता है उनको। हमने बात की, वहीं एक सदस्य और है राजेंद्र प्रसाद चिंतन समिति में, वैद्य हरि मोहन जी। राजेंद्र प्रसाद जी देश के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है, और जब तक वो राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति भवन के अंदर रोजाना भगवत गीता का पाठ होता था, और भगवत गीता के इतने स्वयं भी पाठ करते थे, इतने प्रेमी थे कि भगवत गीता के बारे में उनको पूरा कंठस्थ था। साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुदेश भारद्वाज जी ने भी, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई बिना किसी जातिगत भेदभाव के
हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सम्मान करते रहे हैं और करते रहेंगे, और अपने वरिष्ठ जनों से जो कुछ भी सीखा जा सकता है वो सीखने का प्रयास मैं स्वयं भी करता हूं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी करती है। उन्होंने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से भी पुष्प अर्पित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर शुभकामनाएं व्यक्त की। उसमें संस्कार बहुत ही घुट कर भरे हुए थे और वो समाज और भारत के हित में काम करते थे। वो किसी जाति को नहीं देखते थे और जो भी काम करते थे वो भारत। क्या आपका समाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से कोई प्रेरणा लेता है? बिल्कुल समाज से लेता है। प्रेरणा क्यों नहीं लेते? प्रेरणा के ही लेते हैं, तभी तो ये हर साल ये प्रोग्राम किए जाते हैं और मनाए जाते हैं और उनकी याद की जाती है, उनके संस्कारों को ही याद करते। और मतलब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी पूर्णतः सम्मान करती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन? बिल्कुल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी पूर्णतः उनका सम्मान करती है, बिल्कुल करती है और तहे दिल से करती है सम्मान। धन्यवाद। आज क्योंकि कृषि बिल को लेकर जो आंदोलन चला हुआ है, जो हमारे किसानों का आंदोलन चला हुआ है, उसके अंदर एक कड़ी और जुड़ी, जो शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष रहे प्रकाश सिंह बादल जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने आज अपना पद्म विभूषण जो सम्मान है जो उन्हें 2015 में मिला था वो लौटाने की घोषणा कर दी। वो बहुत आहत नजर आ रहे हैं जो किसान आंदोलन या किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस समय हो रहा है और जो उसका समाधान नहीं निकाला जा रहा। साथ साथ बता दूं कि अकाली दल डेमोक्रेट के से जो राज्यसभा सांसद हैं सुखदेव सिंह ढींढसा, उन्होंने भी पद्म भूषण सम्मान अपना लौटाने की घोषणा करी है। अब खाली यही नहीं, खाली राजनीतिक गलियारों की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे इसमें, अवार्ड वापसी गैंग और ना जाने क्या क्या, क्योंकि उनकी आदत है, उनको पैसा ही इस बात का मिलता है कि वो कुछ ना कुछ समाज के अंदर उल्टा फैलाते रहे। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, पैसा वो कमा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा कमाकर झूठ और फरेब फैलाते हैं, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। नमस्कार इंडिया निवेदन करता है, हालांकि ऐसे लोगों से क्या निवेदन किया जाए, लेकिन फिर भी नमस्कार इंडिया यह अपील करता है कि कृपया झूठ और फरेब फैलाना बंद करें। हम लोग कई जगहों से हमारे पास टिप्पणियां आती हैं कि ये आप तो बीजेपी विरोधी हैं। अरे भाई, हम बीजेपी विरोधी नहीं है। जो भी निर्णय केंद्र में जो भी सरकार बैठती है, हमने बारंबार कहा है कि सहमति और असहमति सदैव सत्ता के निर्णयों से होती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वही भारतीय जनता पार्टी जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में यह बिल ध्वनि मत से पास करा दिया गया। गौर कीजिएगा, 5 जून को अध्यादेश आया और सितंबर में ध्वनि मत से पास करा दिया गया, उसको लागू करने की जो जल्दी है। जब यही हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2011 में यही एमएसपी प्राइस को जारी रखने के लिए उन्होंने बाकायदा बयान दिया था। आज अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। अरे किसान क्या मांग रहा है? एक इतनी सी बात ना कि एमएसपी जो है उसको कानूनी रूप एक लाइन करनी है कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था एमएसपी से नीचे खरीद करेगा वो दंड का भागी होगा, दंडात्मक कार्यवाही होगी। इतनी सी बात है। लेकिन नहीं, आपने दुनिया भर की कहानियां सुना रहे हैं कि जी वहां जन्मदिन से पर घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने, काशी गए वहां से कह दिया कि जारी था जारी रहेगा, किसी ने हटाया नहीं, कोई हटा नहीं सकता। साहब, इनकी कानूनी मान्यता नहीं है घोषणाओं की, इस प्रकार की बातों की। जब कानून में कभी कोई केस आएगा तो जज साहब ने निर्णय देखते हुए देखना कि कानून में लिखा क्या हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से अपने कुछ अति के जो प्रेम करने वाले उन लोगों को समझाइए, आम जनता को, किसान को। आप कितने ही लाछन लगा लीजिए, 100 रुपए वाले मुड़िया आदि आदि, ये मैं क्या कहूँ अब ऐसे नायिकाओं को, सिल्वर जुबली की नायिका है वो, अब कुछ भी कह दे चर्चा में रहने के लिए, और क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही होती है। अब मैं जो इसके अंदर जोड़ना जा रहा था, खाली राजनीतिज्ञ नहीं,
जो हमारे खिलाड़ी रहे, चाहे वो पद्मश्री प्रगट सिंह रहे हॉकी के, चाहे वो करतार सिंह जो कुश्ती लड़ा करते थे, चाहे हमारे राजवीर कौर जी हो, अर्जुन चीमा जी हो, ये सब लोग सब ने घोषणा कर दी है अपने अपने अवार्ड लौटाने की। अब कीजिए घोषणा, चलाइए मुहिम, अवार्ड वापसी के कीजिए इनको भी कि ये खालिस्तान समर्थक हैं, ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये आतंकियों का संगठन है। भैया आप जितनी बातें फैला रहे हो, एक रेलवे लाइन पे या कहीं खड़े करके 10 आदमियों से एक वीडियो बना के और आप डाल देते हो कि जी ये तो वहां के लोग। आप दिखाइए ना ये इतना लंबा चौड़ा जो दिल्ली से और पंजाब तक जो जाम लगा हुआ है, हरियाणा का 60, 70, 80 किलोमीटर का, इनमें जितने किसान बैठे हुए दिखाइए ना, सिद्ध कीजिए ना किस जगह की फोटो है, इनके बीच के हैं क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति? ये राजनीतिक आंदोलन है। अरे भैया राजनीतिज्ञ तो आता है अपना अपना समर्थन देने, वो आया, झंडा उठाया, फोटो खिंचवाई, कुछ भी कहा और निकल गया। क्या उन राजनीतिज्ञों को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया? क्या मंच उनके हवाले किया गया? तो फिर ये राजनीतिक कैसे हो गया? बदकिस्मती है इस देश की। हम जिन पर कहते थे फोर्थ पिलर, चौथा खंबा, कल उसी में एक बहुत बड़े चैनल, अब मैं क्या कहूं, बड़ी मुस्कुरा कर वो इंटरव्यू लेते हैं सप्ताह में एक दिन अक्सर, जिससे पॉपुलर हुए। और कल कह रहे थे उनके ही चैनल पर बताया जा रहा था कि साहब ये जो आंदोलन है ये खालिस्तानियों ने कब्जा लिया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए। और अगर आपको सारे के सारे खालिस्तानी, सारे के सारे खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, अगर ये सारे के सारे खालिस्तानी हैं, ये सभी के सभी आतंकवादी हैं, तो केंद्र सरकार कर क्या रही है ये बताइए ना आप। क्यों नहीं केंद्र सरकार इनके ऊपर वो करती, कानूनी कार्रवाई करती? आप सिद्ध कीजिए, सारे के सारे कीजिए कानूनी कार्रवाई जो आपने करना है। फिर हालांकि आपने इन सब पे, क्या आपने आंसू गैस के गोले जो छोड़े वो इनको आतंकी समझकर छोड़े थे? क्या आपने इनके ऊपर जो पानी की रात में बौछारें की, क्या इनको आतंकी समझकर क्या था? फिर तो आपको बंदूक से फायर करना चाहिए था अगर वो आतंकी है तो। समझ नहीं। आज जो बातचीत चल रही है किसानों की और केंद्रीय मंत्रियों के, पीयूष गोयल और तोमर साहब जिनके साथ बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल से 6.5-7 घंटे के आसपास हो चुके हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा उसमें, और निकलता नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान किसी प्रकार का संशोधन नहीं बल्कि विशेष सत्र बुलाकर संसद का और इनका नया कानून बनाना चाहते हैं। इन कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अभी तक तो कम से कम किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो अड़े हुए हैं। आज 40 लोगों का जो प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल आज बातचीत में केंद्रीय मंत्रियों के साथ गया हुआ है और अभी तक बातचीत चल रही है। नतीजा मुझे तो नहीं लगता, कम से कम नमस्कार इंडिया में हम बड़ा जिम्मेदारी से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नतीजा निकलेगा। अभी किसी प्रकार का कोई नतीजा निकलने की कहीं दूर तक भी उम्मीद नहीं लग रही। हालांकि जानकारी के अनुसार आज एक और किसान, मैं तो कहूं कि इस आंदोलन में शहीद हो गया। मालूम चल रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो खबरें आ रही हैं, 3 या ये चौथे किसान बताए जा रहे हैं कि जो शहीद का दर्जा ही दिया जा रहा है उनको, कि आज उनका देहांत हो गया, इस दुनिया को छोड़ गए। आप बताइए ना, किसान ने कहां पर हिंसा की? इतने दिन पंजाब में रेल की पटरियों पर बैठे रहे, कहीं से कोई हिंसा की खबर आई? नहीं आई। यहां तक आ गए, दिल्ली के बॉर्डर तक, सीमा तक पहुंच गए, कहीं कोई हिंसा हुई? वो 2 पत्थर उधर से आप जो फैलाएं, बल्कि आज एक शिकायत जो प्राप्त जानकारी हो रही है उसके अनुसार शिकायत दर्ज कराई प्रतिनिधिमंडल ने कि वो जब भी वार्तालाप के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं, पुलिस उनको बेवजह तंग करती है। पुलिस उनको बेवजह जगह जगह रोक के टोका टाकी पूछताछ करती है दिल्ली पुलिस। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, गुस्सा जाहिर किया है इसके ऊपर। और जानकारी मिल रही है कि पीयूष गोयल साहब ने, उन्होंने आश्वस्त किया है
कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और बल्कि एक पुलिस की गाड़ी ही आगे एस्कॉर्ट करती उनको चलेगी। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जब आपको बुलाया। बाकी जो शौक में पहले दिन कुछ किसान बेचारे बोराड़ी के अंदर पहुंच गए थे, वो निकल नहीं पा रहे। हालांकि उन्होंने भी जो भी राजनीतिक दलों ने जो उन्हें खान पान की व्यवस्था देने की कोशिश की, उन्होंने नकार दिया कि हमारा अपना लंगर आता है, हम उसमें मस्त हैं। और आज भी यही हुआ एक खबर। और जैसे परसों की बातचीत में हुआ कि भाई किसानों ने सरकार की तरफ से ऑफर की गई चाय को नकार दिया और कहा कि भाई आप हमारे पास आए बॉर्डर पर, हम दूध जलेबी खिलाएंगे। आज उसी प्रकार जो सरकार की ओर से जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, उन्होंने सरकारी भोजन लेने से मना कर दिया। अर्थात कहीं ना कहीं वो अपने बात पर अड़े हुए और उन्होंने अपना लंगर मंगाया और उस लंगर को छका या खाया या भोजन लिया, कुछ भी कह लीजिए। खैर, और इधर जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है, गाजीपुर का बॉर्डर जो है, वहां पर भी जाम लग गया था काफ़ी। दोनों तरफ के रास्ते, गाजियाबाद मीरठ को जाने वाले रास्ते पर जाम लगा दिया गया था। हालांकि बाद में उम्मीद जगी कि रास्ता खोल दिया जाएगा। कोई एम्बुलेंस आ रही थी, उसको बिल्कुल रास्ता दिया किसानों ने। हमने उस दिन भी बताया था, 2 दिन पहले भी, कि तब भी किसानों ने कोई शादी ब्याह आदि आदि जो भी चीज़ें हो रही थी, जो लोग आ जा रहे थे, उनके लिए बिल्कुल उनको रास्ता खोला। आज एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला, लेकिन फिर बाकी रास्ता जाम रहा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम जनता परेशान होती है, और ये कभी कभी प्रयास भी होता है इस बात को फैलाने का कि भी देखिए हम नहीं परेशान कर रहे हैं, ये तो इन लोगों के आंदोलन की वजह से आप लोगों को तंगी हो रही है, और आदमी कहीं ना कहीं इरिटेट होता है। लेकिन दूरगामी परिणाम देखें साहब, आज हम और मैं और आप परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और परेशान क्यों हो रहे हैं? सरकारी की हट की वजह से। पहले सुनते थे हम लोग कहानियों में, किससे कहानियों में, राज हट, फलाने का हट, उसका हट। अब उसके बाद आजकल जो है वो सरकारी हट है, वो भी एक प्रकार का राज हट है। बेवजह की जिद है, अपनी बात को जो हमने कह दिया वो सिद्ध करने के लिए। धीरे धीरे हमारे पास क्या बचेगा, आप लोगों को फिर बुरी लगेगी बातें, लेकिन हमारे पास क्या बच रहा है? ठंडे दिमाग से सोचे ना साहब। हमारे पास सरकारी जितनी व्यवस्थाएं थी पहले, धीरे 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 हमसे सब कुछ छिनता जा रहा। आज जो नौकरियां हैं उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर लिए जाने लगे। मुझे अभी जानकारी दी गई यार कि जो सीजीएचएस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के बाहर कोई डिस्पेंसरी खोली है अपनी, उन डिस्पेंसरीज के अंदर वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति जो है, एक एम्प्लॉय सरकारी है, बाकी ठेके पर लिए गए हैं। ये तो हमारे हाल होते जा रहा है। राजमार्ग और भारत पेट्रोलियम और बीएसएनएल और उनके क्या हाल है। और किसानों ने एक चीज और कही है कि हम अपना हाल, ठीक है ना, टेलीकॉम कंपनियों की तरह होने देना नहीं चाहते। आप गौर कीजिए, जो दिल्ली के लोगों और जो बाहर के उन्हें भी पता है दिल्ली के एमटीएनएल की क्या पोजीशन है। दिल्ली का एमटीएनएल हर लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पर एमटीएनएल की अपनी बिल्डिंग है, जहां टावर लगाने का उनको कोई किराया नहीं देना। लेकिन क्या आपको कभी आज क्या हाल है, किसके पास होगा दिल्ली में मोबाइल फोन एमटीएनएल का? सिर्फ लैंडलाइन फोन कुछ मिल जाएंगे, वो भी एड्रेस प्रूफ वगैरह के काम आ जाते हैं, इसलिए उनके सिग्नल क्योंकि आते ही नहीं। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं आपके सामने हैं, वो किराया भी देते हैं टावर लगाने का, फिर भी उनकी सर्विसेज। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले अनलिमिटेड प्लान, पहली चीज तो आप ये देखिए यहां पर कि साहब जो हमें लाइफ टाइम फ्री कहकर सिम दिए गए थे, क्या वो वास्तव में लाइफ टाइम फ्री हैं? नहीं है साहब। आज 7-8 दिन के बाद आपकी इनकमिंग वगैरह सब बंद हो जाती है, आउटगोइंग पहले बंद हो चुकी होती है। मतलब आपको हर महीने एक अलग से शुल्क देना पड़ता है, 40-50 रुपया जो भी। फिर पहले 50% बढ़ाया गया, अभी पीछे साल भी नहीं हुआ शायद इस बात को, जो टैरिफ था अब 50 रुपए तक और बढ़ा दिया गया। और बाकी सब कंपनियां भी बढ़ाएंगी। अभी शायद बात आ रही है वोडा आइडिया जो है उन्होंने बढ़ाया पोस्टपेड पर। तो किसानों ने स्पष्ट ये चीज भी कर दी है कि हम अपना हाल टेलीकॉम कंपनियों जैसा नहीं होने देना चाहते। सरकार ने क्या सोच रखा है अब, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी यही नाम सबकी जुबान पर रखे हुए।
चलो अडानी अंबानी रहे हो और 10-5 लोग होंगे, लेकिन कुल मिलाकर तो आप एक तरीके से हमें गुलामी व्यवस्था की तरफ बढ़ा ही रहे हैं ना। आप कितना ही आज तक कह लीजिए खुले मार्केट में होगा, ये होगा, आप लोगों के साथ में आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, आप कहीं भी माल बेच सकते। मुझे ये बताइए, सबसे पहले कौन कहता माल नहीं बिक सकता था हमारा? क्या यूपी के किसान हरियाणा नहीं जाते थे? क्या हरियाणा वाले पंजाब नहीं जाते थे? अब ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। अभी लोग कहते हैं खाली पंजाब 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 से क्यों? अरे भाई, बाकी की ट्रेनें आपकी कहां चल रही हैं? अभी महाराष्ट्र और बाकी क्षेत्रों के किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि हम भी दिल्ली जाएंगे अगर बात नहीं मानी रही तो। चलिए, जो भी है, अब बहुत ज्यादा इस संदर्भ में मैं क्या करूं। अब मैं एक चर्चा और आगे कर देता हूं। उसमें आपको याद होगा, जुलाई के महीने की बात है शायद, शुरुआत में मणिलाल पाटीदार, एक आईपीएस ऑफिसर, आपने सुने होंगे, वो उगाही मांगते थे, एक्सटॉर्शन मनी। एक इंद्रकांत त्रिपाठी या इंद्रमणि त्रिपाठी, उनसे हर महीने 5 से 6 लाख रुपया। नहीं देने पर उन्होंने वीडियो भी वायरल किया। वो मृत पाए गए गाड़ी के अंदर। पहले उन पर हत्या का मुकदमा लगा, फिर बाद में हत्या, उसको बदल के हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा हुआ। अब वो फरार चल रहे हैं मणिलाल पाटीदार जी। आज हाई कोर्ट से उन्होंने जो अग्रिम जमानत के लिए अपील करी थी वो रद्द हो गई है। देर सवेर क्या होगा, सेटिंग बनाने में लगे हुए होंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर कर देंगे। ये क्यों आज तक कमाल का विषय है। जुलाई शुरुआत से लेकर प्रथम सप्ताह की शायद बात है, 8-10 तारीख के आसपास की, तब से आज तक एक फरार अपराधी ही कहा जाएगा ना अब तो उसको, बेशक आईपीएस रहे उस समय में, एक फरार अपराधी को आज तक हमारी पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं पुलिस उनके ऊपर इनाम घोषित करती, जिस प्रकार और अपराधियों के लिए किया जाता है। क्या, चलिए, हाईकोर्ट ने अपना काम किया। अंत में चलते चलते नहीं भूलूंगा, माता शूलिनी देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, सोलन, जहां पर दुर्गा अष्टमी के दिन एक महिला आईएएस अधिकारी ने हमारे सनातनी परंपरा का अपमान किया, हमारे शास्त्रों का अपमान किया, वहां के पुरोहितों का अपमान किया। कोई नहीं सुन रहा है साहब। अभी सब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और हिंदूवादी सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। देखते हैं, कहते हैं ना, अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर तरस खा। तो वो जो पुरोहित हैं जिन्होंने सिर्फ एक गलती कर दी थी कि शास्त्र सम्मत जानकारी उपलब्ध करा दी थी, उनका किस प्रकार अपमान किया गया। और अपमान खाली मंदिर में नहीं, अगले दिन अखबारों के अंदर खबर प्लांट करा दी गई। और प्लांट, एक तरफा खबर जब प्लांट होती है, उसके बाद सारे संगठन, हिंदूवादी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन, सब नीचे नजर करके राजनीतिक चाटुकारिता में मस्त है। नमस्कार इंडिया लगातार इस मुहिम को चलाए हुए हैं। देखते हैं न्याय कब मिलता है। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए कल फिर कुछ चर्चाओं पर आपसे चर्चा होगी, और उम्मीद करते हैं या कल हम बता पाएंगे कि आज जो किसानों से वार्ता चल रही थी, नरेंद्र तोमर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री पीयूष गोयल आदि जी की, उसमें क्या परिणाम निकला। यद्यपि हम स्पष्ट कह रहे हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कोई परिणाम निकलेगा। हमें बिल्कुल यही लगता है कि आज की बातचीत भी बेनतीजा होगी। चलिए, कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान। आप जरूर मास्क पहने, क्योंकि आप अमित शाह जी की रैली में नहीं हैं, आप नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं हैं, आप तेजस्वी यादव की रैली के अंदर नहीं हैं, आप केजरीवाल जी की तरह किसी शादी के फंक्शन में बैठ के बिना मास्क के फोटो खिंचवाने वाले आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपका चलान, आपका मास्क अगर वहां से इस नाक के नीचे भी हो गया, मुंह बेशक ढका, तब भी आपको 2000 की पर्ची थमा दी जाएगी। बेहतर हो
मास्क अच्छे से लगाएं। सामाजिक दूरी साहब मेरे और आपके लिए 2 मीटर है, हालांकि नहीं हो सकती हमें भी पता है, फिर भी जितना हो उतना संभव है। नमस्कार।